नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जो एक मामूली कोयला चोर से यूपी की राजनीति का सबसे खौफनाक चेहरा बन गया। जी हां, अतीक अहमद। आज के इस विश्लेषण में हम सोर्स मटेरियल के आधार पर उसके इस दशकों लंबे सफर को एकदम निष्पक्ष तरीके से डिकोड करेंगे। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 11। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। जरा सोचिए, अतीक का खौफ अपने चरम पर इस कदर था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूरे 11 जजों ने खुद को उसके केस की सुनवाई से अलग कर दिया था। मतलब सिस्टम के अंदर किस लेवल का डर बैठा हुआ था, ये नंबर खुद ब खुद बयां कर देता है। और पता है, सोर्स मटेरियल इस पूरी कहानी को भगवद गीता के बहुत ही गहरे श्लोक के साथ फ्रेम करता है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये श्लोक इस पूरी घटना के लिए एक सॉलिड अंडरटोन सेट करता है। ये हमें याद दिलाता है कि जब इंसान का अहंकार और बुराई बेतहाशा बढ़ जाती है ना, तो एक दिन उसका अंत होना भी बिल्कुल तय होता है। तो चलिए इस पूरे सफर को इन 5 हिस्सों में समझते हैं। पहला, क्राइम बॉस का उदय। दूसरा, राजनीति और वसूली। तीसरा, एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम। चौथा, हत्या और आतंकी लिंक। और आखिर में उसका अंतिम पतन। भाग 1, क्राइम बॉस का उदय। आखिर एक क्रिमिनल के तौर पर यह कहानी शुरू कैसे हुई? टेक्स्ट के मुताबिक ये बात है 1980 के दशक के आखिर की। इलाहाबाद में अतीक ने कोयले की चोरी से अपने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। उस वक्त वहां चांद बाबा नाम के एक लोकल डॉन का सिक्का चलता था। अब ये टाइमलाइन देखिए, ये अतीक की बेरहमी को एकदम साफ कर देती है। 1988 में अतीक पर यूपी का पहला नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए लगा। वो बुरी तरह फंस गया था, लेकिन उसी के दुश्मन चांद बाबा ने अपना पावर इस्तेमाल करके उसे बेल दिलवा दी। पर अतीक ने बदले में क्या किया? उसने उसी चांद बाबा को धोखा दिया। 1989 में उसके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा और इलेक्शन के दिन वोटिंग की गिनती से ठीक पहले चांद बाबा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और उसका पूरा क्रिमिनल एम्पायर अपने कब्जे में ले लिया। सच में एकदम फिल्मी और खौफनाक। भाग 2, राजनीति और वसूली। चलिए 90 के दशक के उस खौफनाक दौर में चलते हैं। सोर्स हमें बताता है कि कैसे अतीक सिर्फ एक गली मोहल्ले का गुंडा नहीं रहा, बल्कि एक्सट्रीम लेवल के डर और जबरन वसूली के दम पर लगातार 5 बार विधायक बना। लेकिन अगर आप पूछें कि एब्सोल्यूट पावर की तरफ उसका असली टर्निंग पॉइंट क्या था, तो वो था 1995 का कुख्यात मीराबाई गैस हाउस कांड। आरोप है कि अतीक ने अपने गुंडों को गैस सिलेंडर के साथ भेजा था। मकसद था अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी मायावती को जिंदा जला देना। ये एक ऐसा शॉकिंग वाकया था जिसे सिर्फ और सिर्फ गवर्नर और एक बीजेपी विधायक की दखलंदाजी ने ऐन मौके पर रोका। इस घटना के बाद अतीक सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि खूंखार बाहुबली बन चुका था। अब उसके राजनीतिक पीक की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, फूलपुर लोकसभा सीट। जी हां, ये वही ऐतिहासिक सीट है जहां से कभी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीतकर संसद जाते थे। और 2004 में क्या होता है? उसी सीट से एक जाना माना माफिया बॉस अतीक अहमद पूरे 64,800 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज करता है। एक बहुत ही अजीब कॉन्ट्रास्ट है ना? उसका गुरूर अब आसमान छू रहा था। सोर्स के अनुसार उसने प्रयागराज में एक पारसी परिवार का होटल और थिएटर तक हथिया लिया। और हैरानी की बात यह है कि कहा जाता है इस परिवार का सीधा संबंध फिरोज गांधी से था। जरा सोचिए, अतीक का हौसला इतना बढ़ गया था कि उसने उस वक्त सोनिया गांधी के डायरेक्ट फोन कॉल्स तक को इग्नोर कर दिया, जो खुद अपने रिश्तेदारों की जमीन छोड़ने की गुजारिश कर रही थी। उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। भाग 3, अ पैरेलल जस्टिस सिस्टम। अतीक का अपना खुद का दरबार। सोर्स का दावा है कि अतीक ने सिविल विवादों को अपने तरीके से सुलझाने के लिए एक शैडो स्टेट या कहें तो एक पैरेलल कोर्ट ही खड़ा कर लिया था। ये एक ऐसा अनौपचारिक सिस्टम था जहां लोग अपनी वो परेशानियां लेकर आते थे जो कानूनी तौर पर नहीं सुलझ पाती थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच था। एक बार अगर कोई इस सिस्टम के अंदर घुस गया तो अतीक का फैसला ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता था। वो पत्थर की लकीर बन जाता था और उसके चंगुल से बाहर निकलना अक्षरशः नामुमकिन था। इस कोर्ट की असली और भयानक सच्चाई क्या थी? दहेज के झगड़े हो, जबरन जमीन का बंटवारा हो या फिर पुराने कर्ज की वसूली, ये सब अतीक ही तय करता था। पर जो लोग उसका फैसला मानने से इनकार कर देते थे, उनके साथ क्या होता था? सोर्स बड़ी ही तफसील से एक कुख्यात टॉर्चर चेंबर का जिक्र करता है। जो बात नहीं मानता उसे वहां ले जाकर घोड़े के चाबुक से तब तक पीटा जाता था जब तक कि उसकी खाल न उधड़ जाए, और फिर अधमरी हालत में उनके शरीर को उनके ही घर के सामने फेंक दिया जाता था। ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये पूरे इलाके में अपना खौफ कायम रखने का उसका एक क्रूर तरीका था। भाग 4, हत्या और आतंकी लिंक। जब बात लोकल क्राइम से बढ़कर इंटरनेशनल साजिशों तक जा पहुंची। 19, जब एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी राजू पाल ने चुनाव में अतीक के भाई अशरफ को हरा दिया, तो इसका अंजाम क्या हुआ? 2005 में दिन दहाड़े राजू पाल की हत्या कर दी गई। उस बेखौफ हमले में राजू पाल को पूरे 19 गोलियां लगी थी। और इस पूरे खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखने वाले गवाह थे उनके दोस्त उमेश पाल। आपको ये नाम जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर यही नाम अतीक के लिए सबसे बड़ी और आखिरी मुसीबत बनने वाला था। अब बात अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर दावों की करें, तो आरोप यह है कि अतीक का नेटवर्क नेपाल और पंजाब के बॉर्डर से नकली नोट और हथियारों की धड़ल्ले से तस्करी करता था। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला दावा यह है कि आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों ने भारत को अस्थिर करने के लिए और उस वक्त नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोकने के लिए अतीक के जरिए 11,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की थी। देखिए, हम यहाँ कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ सोर्स मटेरियल में दिए गए दावों का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन ये साफ दिखाता है कि उस पर लगने वाले आरोपों का दायरा किस हद तक बड़ा हो चुका था। इन सब के बीच ये कोर्ट अतीक की मानसिकता को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। पुलिस महानिदेशक ने उसकी पत्नी को सख्त चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी अतीक ने खुलेआम कहा, मुझे अपने लड़कों को न डॉक्टर बनाना है न इंजीनियर, वो मेरी तरह रहेंगे। उसने खुद अपने मासूम से दिखने वाले बेटे असद को अपने क्रिमिनल सिंडिकेट में ग्रूम करने का फैसला किया। और सच कहूं तो यही वो फैसला था जो आखिर में उसके पूरे परिवार के लिए जानलेवा साबित हुआ। भाग 5, अंतिम पतन। एक इतने बड़े साम्राज्य का एकदम से ताश के पत्तों की तरह ढह जाना। राजनीतिक माहौल बदला और इसी के साथ अतीक के कभी न हारने वाला भ्रम भी पूरी तरह से टूट गया। सोर्स इसका सीधा क्रेडिट 2017 में यूपी में हुए सत्ता परिवर्तन को देता है, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। इसके बावजूद 2018 में अतीक ने एक दुस्साहस किया और देवरिया जेल के अंदर ही एक बिजनेसमैन को बुरी तरह से पिटवा दिया। इस हरकत का नतीजा ये हुआ कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और उसे राज्य से ही बाहर गुजरात की साबरमती जेल में ट्रांसफर कर दिया। उसका जो एक मजबूत पॉलिटिकल शील्ड था ना, वो अब दरकने लगा था।
लेकिन असली टिपिंग पॉइंट जिसने इस पूरी कहानी का खौफनाक अंत लिख दिया वो था फरवरी 2023 में राजू पाल केस के उसी मुख्य गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या, जिसका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। इसके बाद तो जैसे एक विनाशकारी चेन रिएक्शन शुरू हो गया। मार्च 2023 में अतीक को अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फिर 13 अप्रैल को उसका बेटा असद एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया और फाइनली 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी के दौरान लाइव टीवी पर अतीक और उसके भाई अशरफ को फर्जी पत्रकारों ने गोलियों से भून दिया। अब जरा इस फैक्ट पर ध्यान दीजिए। दशकों तक फैले 100 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस होने के बावजूद हमारे सिस्टम में उसके मरने से ठीक पहले उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में सजा मिल पाई थी, सिर्फ एक। और सोर्स के मुताबिक ऐसा इसलिए था क्योंकि पुलिस वाले अतीक को हथकड़ी लगाते वक्त डर के मारे अपने नेम टैग तक छिपा लेते थे और गवाह वो तो उसके खिलाफ कोर्ट में मुंह खोलने से ही कांपते थे। तो ये पूरा का पूरा वृत्तांत हमें एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिएगा, जब एक दशकों पुराना पूरी तरह खौफ पर टिका हुआ पैरेलल जस्टिस सिस्टम एकदम से खत्म हो जाता है तो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य पर इसका क्या स्थायी प्रभाव पड़ता है? उस गहरे पावर वैक्यूम को आखिर कौन भरता है? इस निष्पक्ष विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।